अब आगे। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। तो यहाँ जब दाल में घी ना होने के कारण लाल बिहारी ने आनंदी को टोका, तो आनंदी ने बताया कि जितना भी घी था वो सब मैंने मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी को ये बात सही नहीं लगी। उसका कहना था कि हाल फिलहाल ही घी आया था। अब आनंदी चूंकि बड़े घर की बेटी थी, एक बड़े जमींदार की बेटी थी, तो उसे इतना बचत करना आता ही नहीं था। तो उसने कहा कि जो भी था मैंने इसी में डाल दिया। तो लाल बिहारी, जो कि भूखा था, भूख से पागल हो रहा था, उसको इस तरह से जवाब जब मिला तो वह बहुत जल्दी चिढ़ जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। और उसने आनंदी के मैके की बुराई, यानी उसके माँ के घर की बुराई करते हुए कहा कि जैसे वहाँ घी की नदी बहती हो। तो यहाँ एक बात कही गई है कि स्त्रियां सब कुछ सह लेती हैं, लेकिन अपने मैके की निंदा नहीं सह पाती हैं। और वो भी पलट कर कहती है कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है, जो मैंने लिख दिया है, कि अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति नुकसान उठाकर भी समर्थ बना रहता है। तो यहाँ हाथी आनंदी के मैके को कहा गया है और उसका ये कहना है कि उसके मैके में भले अभी पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब भी वो लोग श्रीकंठ सिंह के परिवार से ज़्यादा धनी हैं। तो ये बात सुनकर के लाल बिहारी को बहुत क्रोध आता है और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि इतना घी, जितने घी के लिए यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ के नौकर चाकर खा जाते हैं। अब आगे। अब अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी से न रहा गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। तो यहाँ दोनों की बातचीत बहुत गर्म हो जाती है और इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि लाल बिहारी क्रोध में खड़ाऊ उठाकर उसके सिर पर मार देता है। खड़ाऊ जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी की बनी हुई खूंटीदार पादुका, यानी वुडन चप्पल आप इसे कह सकते हैं। तो आनंदी खून का घूंट पीकर रह जाती है। इसका अर्थ है कि आनंदी किसी तरह इस बात को बर्दाश्त करके रह जाती है। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन का अर्थ होता है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसा कमरा जहाँ नाराज होकर के पहले रानियां रहा करती थी, यानी वो अपने ही कमरे में थी, लेकिन बहुत गुस्से में थी। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही मतलब उसकी राह देखती रही। अंत में शनिवार को वो नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप रात 10 बजे तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी।
श्रीकंठ जब शनिवार को शहर से अपने गांव आते हैं तो गांव के जो लोग हैं, जो भद्र पुरुष हैं, उनको घेर लेते हैं। क्योंकि उस समय जानकारी का स्रोत बहुत कम रहता था, तो जो आते थे शहर से वही वहाँ की बातें बताते थे। तो गांव के जितने भी लोग होते थे वो उनको घेर करके इन सब बातों को सुनते थे और उन्हें ऐसा आनंद मिलता था कि वो खाने पीने को भी भूल जाते थे, उनको सुध ना रहती थी। और श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता, यानी उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। तो ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी यानी गवाही दी, यानी उसको सपोर्ट किया कि हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा कि आखिर बात क्या हुई। तो यहाँ लाल बिहारी और बेनी माधव दोनों ही श्रीकंठ को पहले से ही बता देते हैं कि आनंदी का जो बर्ताव रहा है उनके साथ अच्छा नहीं रहा है। तो श्रीकंठ को कुछ पता नहीं है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या बात हो गई। तो लाल बिहारी ने कहा कि कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो अभी भरी बैठी थी यानी वो भी कहने के लिए कब से गुस्से में थी। और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। ये हजरत यानी यहाँ श्रीकंठ की बात की जा रही है, क्योंकि उनके पिता और भाई ने पहले ही उनके कान भर दिए थे कि आनंदी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, मैके का घमंड दिखाया है। तो जब आनंदी ने पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है, यानी आप खुश तो हैं, तो श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? मतलब क्या झमेला कर रखा है तुमने? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। अब आनंदी को भी गुस्सा आता है। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी और बोली कि जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। ये बात उसने भी गुस्से में कह दी। तो जब उसका गुस्सा देखते हैं तो श्रीकंठ पूछते हैं कि इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तो यहाँ आनंदी कहती है कि लाल बिहारी जो कि एक असभ्य गंवार है, अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे चपरासी की भी नौकरी दी जाए तो वो भी वो करने के लायक नहीं है, वो मुझे खड़ाऊं से यूं मार कर अकड़ता। तो अब श्रीकंठ उससे पूछते हैं कि मुझे पूरी बात बताओ। तो उसने कहा कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में भाव भर से अधिक न था। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा।